अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं दाऊद इमाम सर आप तमाम बच्चों का इस वीडियो में वेलकम और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल आप लोगों का पेपर है। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 10th उर्दू देखेंगे सीबीएसई बोर्ड वालों का। आज है आपका 26 तारीख, 26 फरवरी। ठीक है, कल यानी 27 तारीख को सीबीएसई बोर्ड वालों को क्लास 10th वाले बच्चों का उर्दू का पेपर है। और हमारे कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, सर कुछ एक वीडियो बना दिए ताकि हम लोगों का कल पेपर आसान हो जाए। तो उन तमाम बच्चों के लिए जो कल क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से उर्दू का पेपर देने वाले हैं, तो उन तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी है कि मैं फाइनली आपके लिए ये क्लास लेकर आ गया हूँ। इसमें हम लोग कम्प्लीटली पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आपका जो पेपर होने वाला है ये 80 मार्क्स का होगा। आपका पेपर कितने नंबर का होगा? वो 80 नंबर का होगा। तो कम्प्लीटली 80 नंबर की तैयारी हम इस वीडियो से कराएंगे। ये पहली वीडियो है, ठीक है, ये हमारी जो पहली वीडियो है। इसके बाद आपकी एक और वीडियो आएगी, तो कुल 2 वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या, तो अभी आपको हम बताते हैं। 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, 27 फरवरी 2025। इसमें हम लोग पूरा कवायद कवर करेंगे और पूरी किताब जान पहचान जो आपकी दरसी किताब है, सिलेबस की किताब है, इसको कवर करेंगे। अब वक्त अपने पास बिल्कुल कम है, तो यहाँ पर सिर्फ हम एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे और टू द पॉइंट आपको बात बताएंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ कवायद को लिया है और जान पहचान को लिया है। तो कवायद और जान पहचान इसको हम लोग पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे अपने इस 2 वीडियो में। ये पहली वीडियो है, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो आपको और मिलेगी इसी चैनल पर। तो अब फाइनली हम लोग क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए वीडियो है, जिसमें हम लोग क्लास 10th के उर्दू को कवर करेंगे, जिनका कल पेपर होने वाला है यानी 27 फरवरी को। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग इस शेर से करेंगे कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और आपको मेहनत करनी होगी। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है, 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ABC कर सकते हैं, या इसको हटाओ। इतना जानते हैं ना, 4 ग्रुप में अपना सिलेबस बटा हुआ है। कितने मार्क्स का होगा ये? तो टोटल ये आपका 80 मार्क्स का होगा। टोटल ये आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। क्या क्या रहेगा इसमें देखो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो आपका ग्रुप A है, इबारत फहमी। इबारत फहमी में आप लोग पैसेज देखते हैं। क्या देखते हैं? इसमें आप लोग पैसेज देखते हैं, ठीक है। पैसेज में 2 टाइप का आएगा, एक आपका सीन पैसेज आता है और एक आपका आता है अनसीन पैसेज, ठीक है। सीन पैसेज की बात करें तो इसमें भी आपको 2 टाइप का मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। एक नज्म और दूसरा नस्र यानी कहानी। इसी तरीके से अनसीन पैसेज में 2 टाइप का मिलेगा, नज्म और नस्र यानी कि शायरी और कहानी। तो कहने का मतलब है 2 नज्म का पैसेज और 2 नस्र का पैसेज, तो 2 दूनी 4 पैसेज आपको मिलेगा। नंबर कितना मिलेंगे इसमें? 5। तो ये आपका टोटल 20 नंबर का सेक्शन है। इबारत फहमी जो है, यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे आपको? 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 4 पैसेज बनाना है, एक नज्म का, एक नस्र का सीन पैसेज में, एक नज्म और नस्र अनसीन पैसेज में। तो ये 4 पैसेज आपको पढ़ने हैं। इसी पैसेज को पढ़कर इसी से सवाल आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको 5 चौके 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला सेक्शन है तहरीरी महारत। रिटन जो आपका एग्जाम है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तहरीरी महारत में क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा मजमून, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना होगा मजमून, जिसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं। 10 नंबर का एक मजमून लिखना है। इसके बाद अगर बात करें तो आप ख़त लिखेंगे, ठीक है, या फिर दरख्वास्त लिखेंगे। ख़त लिखेंगे या फिर दरख्वास्त लिखेंगे, ठीक है। ख़त मतलब कि लेटर और दरख्वास्त बोले तो एप्लीकेशन। यहाँ पर कितना नंबर मिलता है? यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे ख़त या दरख्वास्त में। इसके अलावा तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पर मुसन्निफ़ के बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। 6 मुसन्निफ़ हैं, ठीक है, 3 नज़्म में से और 3 नस्र में से। टोटल कितने मुसन्निफ़ मिलेंगे? तो नज़म में से 3 मुसन्निफ़ और नस्र में से 3 मुसन्निफ़, ये टोटल आपको 6 मुसन्निफ़ मिलेंगे। इसमें से किसी 2 को आपको लिखना है। ये 5 नंबर का सवाल है, तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो किसी 2 मुसन्निफ़ का खुलासा, 2 मुसन्निफ़ के बारे में आपको लिखना होता है। यहाँ से आपको 5 दूनी 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर का ये सवाल है, 2 सवाल बनाना होता है आपको, 6 मिलेंगे ऑप्शन, 6 में से किसी 2 पर लिखना होता है। तो 10 नंबर यहाँ मिला, 5 नंबर ख़त या दरख्वास्त में, ठीक है। कितना हो गया? 15 नंबर और 10 नंबर मजमून में। तो तहरीरी महारत ये टोटल आपका 25 नंबर का सेक्शन है। तहरीरी महारत यहाँ से कितने नंबर मिलते हैं आपको बाबू? 25 नंबर मिलते हैं। और इबारत फहमी जो पैसेज पढ़ के हम लोग बनाएंगे वो है 20 नंबर का, ठीक है।
और इस वीडियो में हम लोग यही दोनों कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग तहरीरी महारत और इबारत फहमी इसी को कवर करेंगे। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवायद और निसाबी किताब वो देखेंगे। कवायद से भी आपको सवाल आते हैं, ठीक है। टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे कवायद से और 15 नंबर के सवाल आते हैं निसाबी किताब यानी कि जान पहचान से, ठीक है। निसाबी किताब मतलब जो आपकी किताब है, एक तो किताब है जान पहचान, ठीक है, और दूसरी किताब है दूर पास। दूर पास, तो दूर पास से सवाल कम हैं, जान पहचान से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने जान पहचान को ही इसमें कवर किया है। तो कवायद और निसाबी किताब ये दोनों जो आपको मिलेगी, ये अभी नहीं बल्कि सेकेंड वीडियो में। ये कब मिलेगी? इसके बाद जो वीडियो आएगी सेकेंड वीडियो, उसमें आप लोग देखेंगे ये दोनों, ठीक है। अभी जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग इबारत फहमी और तहरीरी महारत इसको कवर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 ग्रुप में बटा हुआ है। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर का इबारत फहमी यानी पैसेज पढ़ के बनाना है। 25 नंबर में आपको तहरीरी महारत यानी लिखना पड़ेगा, 10 नंबर मजमून लिखेंगे, 5 नंबर ख़त या दरख्वास्त लिखेंगे और 10 नंबर किसी 2 मुसन्निफ़ के बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये 25 नंबर का सेक्शन है। कवायद से आपको 20 नंबर के सवाल आएंगे और आपकी किताब से जान पहचान और दूर पास से जो सवाल आते हैं 2 नंबर 1 नंबर वाले, वो 15 सवाल होंगे, ठीक है। तो टोटल ये आपको कितना बना? 20, 20, 40, 20, 60, 5, 65 और 65, 15, 80। ये 80 नंबर का आपका पेपर होगा इसी पैटर्न पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पहले से भी आप लोग ये जानते ही होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इबारत और पैसेज। क्या देखेंगे जी? इबारत फहमी, नस्र से भी, और क्या बोलते हैं, नस्र फहमी, और इसके बाद नज़्म फहमी। नज़्म फहमी, नस्र फहमी मतलब क्या कि कोई कहानी होगी, कोई पैराग्राफ होगी आपके पास, उसको पढ़ना है, ठीक है। नज़्म फहमी मतलब क्या कि कोई शायरी मिलेगी आपको, उस शायरी को पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नस्र है, नस्र मतलब क्या हो जाएगा? कहानी, और नज़्म मतलब क्या हो जाएगा सर? शायरी। तो दोनों मिलते हैं आपको, शायरी भी मिलेंगे और जो कहानी वाला पैराग्राफ है, ठीक है, वो भी मिलेंगे। उसमें से 2 होगा, एक 2 सीन में और 2 अनसीन में। चलो, तो अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने पैराग्राफ की ओर और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा सबसे पहला पैराग्राफ आपके सामने, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और इससे फिर जो सवालात आपके सामने आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले पैराग्राफ ना पढ़ें, पहले आप लोग आ जाएँ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कि पहले सवाल ही देख लेते हैं क्या क्या सवाल है, फिर पढ़ेंगे, ताकि वहाँ पे पढ़ते समय जो जवाब मिले उसको टिक आउट पहले करते चले हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग QBS, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड QBS नहीं, QBL कर दो, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड स्टडी नहीं, क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। QBL क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग, एस लगाएंगे तो QBS क्वेश्चन बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये एल लगा दो, QBS क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। तो पहले सवाल पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पैराग्राफ को। तो सबसे पहला सवाल देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने किस काम की कोशिश की? पहला सवाल क्या कहा गया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस काम की कोशिश की है, ठीक है। अगला सवाल है, मुल्क का एक तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार क्यों हुआ? मुल्क का एक तबका गुर्बत और जिहालत का शिकार क्यों हुआ? तीसरा सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? चौथा सवाल है, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? और लास्ट सवाल है, औरतों की तरक्की के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? ठीक है, तो सवालात आपने देख लिया। अब चलो पैराग्राफ की ओर। देखो क्या है पैराग्राफ में, डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू की। तो कोशिशें पूछा गया था ना, क्या कोशिश किया गया? तो मुल्क से छूत छात और ज़ात पात, छूत छात और ज़ात पात को दूर करने की कोशिश की गई, है ना। किस चीज़ की कोशिश की गई जी? तो मुल्क से छूत छात, ठीक है, मुल्क से छूत छात और क्या था जी? देख लो एक बार फिर से, और क्या है? छूत छात और ज़ात पात। क्या चीज़ था? ज़ात पात, ज़ात पात की तफरीक, ठीक है, ज़ात पात की तफरीक। जो मुल्क में छूत छात होता है, जो भेदभाव होता है ज़ात के बिना पर, इसको मिटाने की कोशिश की, है ना। तो ज़ात पात के तफरीक को, इसके फ़र्क को मिटाने की कोशिश की। तो पहला सवाल का जवाब मिल गया। अगला सवाल देखो कि गुर्बत और जहालत के शिकार क्यों हुए। चलो पैराग्राफ की ओर देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। छूत छात की वजह से इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा।
क्यों शिकार रहा जी? तो छूत छात की वजह से। ठीक है, तो इसका जवाब भी क्या बन जाएगा आपको? देखो, मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का शिकार क्यों हुआ? तो बोलेंगे इसी जात पात की बिना पर, इसी जात पात और छूत छात के या की वजह से, छूत छात की वजह से। ठीक है, चलो, तो मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का, गरीबी और क्या बोलते हैं, असाक्षरता का शिकार क्यों हुआ? तो जात पात की वजह से और छूत छात की वजह से। दूसरा भी बन गया। तीसरा चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ से है, अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, गांव गांव शहर शहर जाकर लोगों को बेदार किया, जागरूक किया और उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। खुद एतमादी मतलब कॉन्फिडेंस पैदा की। ठीक है, सवाल क्या था जी? डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? चलो अभी और पढ़ लेते हैं, फिर तब देखेंगे आगे। देखो, डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? तालीम। ये सवाल था आपका कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है जी? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तालीम। क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तालीम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबर के हुकूक की वकालत की। ठीक है, अब यहाँ पे है औरतों की तरक्की के लिए अंबेडकर ने क्या किया? तो समाज में बराबरी की वकालत की। समाज में बराबरी की वकालत की, नहीं, औरतों के जो भी हुकूक हैं, औरतों के जो भी हुकूक हैं उस हुकूक को अदा करने की कोशिश की कि इन औरतों को पूरा पूरा हक मिले, इनको भी पूरा सम्मान मिले, है ना, सारी फैसिलिटी सारी सुविधा इनको भी मिले जो मर्दों को मिलते हैं। तो समाज में औरतों को बराबरी दिलवाने की इन्होंने कोशिश की और इनको हुकूक दिलवाने की कोशिश की। अब ये वाला सवाल है, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो तालीम ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को इज़्ज़त की ज़िंदगी मिली, लोगों को इज़्ज़त की ज़िंदगी मिली और समाज में बराबरी से जीने का हक मिला। समाज में बराबरी से जीने का हक मिला। ठीक है, समझ में आया कि डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से क्या हुआ? तो इस लोगों को इज्जत की ज़िंदगी मिली, समाज में बराबरी से जीने का हक मिला और पूरा अधिकार मिला उनको। कोई भी ऐसा अधिकार नहीं जो उनसे छीना गया, है ना, जो छीना हुआ था वो भी उनको वापस मिला। तो ये सारे सवाल आपके बन गए। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक नज़्म आपके सामने है। यहाँ पर क्या है? एक नज़्म है आपके सामने। इस नज़्म को पढ़ेंगे और इससे फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन इसको कहते हैं। तो पहले सवाल ही देख लो कि जंग क्या है, जंग क्या बख्शेगी, शमा कहाँ जलना बेहतर है, इस नज़म में शायर किससे मुखातब है? ठीक है, देखो, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? तो जंग क्या है? जंग खुद एक मसला है। जंग क्या है? जंग खुद एक मसला है ना, जंग खुद एक मसला है, खुद एक परेशानी है। तो जंग क्या किसी परेशानी का आपको हल देगी? चलो, जंग खुद क्या है? जंग खुद एक मसला है। आगे है, आग और खून बख्शेगी। जंग क्या बख्शेगी जी? तो जंग सिर्फ और सिर्फ आग और खून बख्श सकती है। क्या बख्श सकती है? आग और खून, है ना। जंग से कभी भी सुकून या अमन या शांति नहीं मिल सकती। भूख और एहतियात कर देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है ना। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। शमा कहाँ जलती रहे, कहाँ जलना बेहतर है? तो हमारे और आपके आंगन में, हमारे और आपके आंगन में शमा जलनी चाहिए। इस नज़म में शायर किससे मुखातब है? ठीक है, तो ये किसको कह रहे हैं? दुनिया के लोगों को कह रहे हैं। इस नज़म में शायर किससे मुखातब हैं? दुनिया के लोगों से। दुनिया के लोगों से मुखातब है। किससे लोग मुखातब है शायर? दुनिया के तमाम लोगों से शायर मुखातब है। ये वाला भी बन गया पूरा। आगे बढ़ो। अब अगला एक और पैसेज आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ सवाल आएंगे। देखो, पहले सवाल ही देख लेते हैं, फिर पैसेज पढ़ेंगे। सवाल है, ख़यालात में किसने वुसअत पैदा की? उर्दू की असल बुनियाद किस ज़बान पर है? गैर ज़बानों के अल्फाज दाखिल होने से क्या नहीं हो सकता? ज़बान की असलियत किस बात से, ज़बान की असलियत पर
किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ज़बान की असलियत पर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, और किस चीज़ में शुबा नहीं हो सकता। शुबा मतलब शक, किस चीज़ में शक नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे पैराग्राफ क्या है। अरबी फ़ारसी अल्फाज ने ना सिर्फ उर्दू ज़बान के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा किया बल्कि ख़यालात में भी वुसअत पैदा कर दी। वुसअत पैदा कर दी, सवाल था ख़यालात में किसने वुसअत पैदा की, तो बोलेंगे अरबी। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, कलर चेंज कर लेते हैं। अरबी और फ़ारसी के अल्फाज ने, अरबी और फ़ारसी के जो अल्फाज उर्दू में शामिल हुए हैं, उन अल्फाज ने क्या हुआ, उन अल्फाज से क्या हुआ कि ख़यालात में वुसअत पैदा हो गई। तो अरबी और फ़ारसी के अल्फाज ने ख़यालात में वुसअत पैदा की। ठीक है, आगे देखो अगला, इसका हुस्न दो बाला हो गया, उर्दू की खूबसूरती जो वो और बढ़ गई नए अल्फाज के आने से। ठीक है, और वो ज़्यादा वसी और कार आमद बन गई, है ना। मगर असल बुनियाद जिस पर वो कायम है वो हिंदी ही है। तो ये भी आपका सवाल था, ये भी आपका सवाल था कि उर्दू की बुनियाद किस ज़बान पर है, तो ये हिंदी ज़बान पर है। ठीक है, इसकी असल बुनियाद क्या है, वो हिंदी। असल बुनियाद क्या है, तो असल बुनियाद है इसकी हिंदी। ठीक है, हिंदी। चलो आगे भी देख लेते हैं। महज गैर ज़बानों के अस्मा व सिफ़ात, इसम की जमा अस्मा, ठीक है, व सिफ़ात के इजाफे से इसके हिंदी होने में मुतलक फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मसलन आजकल बहुत से अंग्रेज़ी लफ्ज़ दाखिल होते जाते हैं, लेकिन इससे ज़बान की असलियत पर कुछ असर नहीं आ सकता। गर्ज़ ये ज़बान मुख्तलिफ़ हैसियतों से ऐसी मकबूल हुई है कि इसकी तरक्की में शुबा नहीं हो सकता। इस चीज़ में शुबा नहीं हो सकता, तरक्की में। ठीक है, तो किस चीज़ में शुबा नहीं हो सकता, तो बोलेंगे ज़बान की तरक्की में कोई शुबा, ज़बान की तरक्की में, है ना, कोई शुबा नहीं हो सकता। कोई शुबा मतलब शक, कोई शुबा यानी शक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे है, गैर ज़बानों के अल्फाज दाखिल होने से क्या नहीं हो सकता, तो ज़बान की जो असलियत है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ज़बान की असलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गैर ज़बानों के अल्फाज दाखिल होने से क्या नहीं हो सकता, असलियत पर, ज़बान की असलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखो, ज़बान की असलियत पर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़बान की वही सवाल को जो यहाँ पे जो सवाल है उसी को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो ज़बान की असलियत पर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, गैर मुल्की ज़बान के अल्फाज के शामिल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ते हैं। महज गैर ज़बानों के अस्मा, दूसरी ज़बानों के जो अल्फाज हैं, है ना, सिफ़ात के इजाफे से इसके हिंदी होने में मुतलक फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन आजकल बहुत से अंग्रेज़ी लफ्ज़ दाखिल होते जाते हैं, लेकिन इससे ज़बान की असलियत पर कुछ असर नहीं आ सकता है। ठीक है, ज़बान की असलियत पर कुछ असर नहीं आ सकता है। तो ज़बान की असलियत पर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो बोलेंगे दूसरे, आसान ज़बान लिखेंगे अगर, तो दूसरे ज़बानों के अल्फाज शामिल होने से, दूसरे ज़बानों के अल्फाज शामिल होने से। ठीक है, ज़बान की असलियत पर किस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, तो दूसरे ज़बानों के अल्फाज शामिल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से देख लो, ख़यालात में वुसअत किसने पैदा की, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज ने ख़यालात में वुसअत पैदा की। उर्दू की असल बुनियाद हिंदी पर है। गैर ज़बानों के अल्फाज दाखिल होने से क्या नहीं हो सकता, असलियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। इसी को सवाल बना दिया कि ज़बान की असलियत पर किस बात से फ़र्क नहीं पड़ता जी, तो दूसरे ज़बानों के अल्फाज शामिल होने से। किस चीज़ में शुबा नहीं है, तो ज़बान की तरक्की में कोई शुबा नहीं है। कितनों ही अल्फाज किसी भी ज़बान का आता जाए, उससे ज़बान की तरक्की रुकती नहीं बल्कि और वो ज़्यादा फलती फूलती है। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पर एक दूसरा नज़म है आपके सामने, इस नज़म को पढ़ेंगे और इसके भी सवालात को देखेंगे। पहले सवाल ही देख लो, क्या कह रहे हैं, मुफलिसी के माने गुरबत है, ये लफ्ज़ इस इक़्तिबास में कितनी मरतबा आया है। ठीक है, मुफलिसी के माने गुरबत है, मुफलिसी कितनी मरतबा इस जो शेर में आया है। ठीक है, इस नज़म में आया है। मुफलिसी किस पर आती है, मुफलिसी तमाम रात कैसे सुलाती है, मुफलिस का दुख कौन समझ सकता है, मुफलिस के साथ लोग क्या क्या करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मुफलिसी कितनी मरतबा आया है देख लेते हैं। एक तो यहाँ मुफलिसी, इसके बाद मुफलिसी। ठीक है, यहाँ पर मुफलिस है, मुफलिसी नहीं है।
मुफलिस है, ठीक है। और कहीं पे क्या नहीं है। तो एक बार यहाँ आया है एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, चलो और कहीं नहीं है। तो टोटल 7 मरतबा आया है। मुफलिसी के माने है ये कितनी मरतबा आया है जी? टोटल ये 7 मरतबा आया है। इस शेर में, इस नज़म में मुफलिस लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है जी? 7 टाइम्स, ठीक है, 7 मरतबा आया है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा ये आया है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या, मुफलिसी किस पर आती है, ठीक है। तो आदमी के हाल पर मुफलिसी किस पर आती है जी? आदमी के हाल पर मुफलिसी आती है, ठीक है। आदमी के हाल पर मुफलिसी आती है, आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी। अगला सवाल, मुफलिसी तमाम रात कैसे सुलाती है? देखो यहाँ पर कहाँ गया जी? भूखा तमाम रात सुलाती है। तो मुफलिसी तमाम रात कैसे सुलाती है? भूखा सुलाती है। कैसे सुलाती है? भूखा सुलाती है, ठीक है। तमाम रात ये भूखा सुलाती है। चलो भूखा सुलाती है। अगला है, मुफलिस का दुख कौन समझ सकता है? मुफलिस का दुख कौन समझ सकता है? सूरत भी इसकी भर सूरत इसकी फिर कोई पहचानता नहीं, यहाँ तक नज़र से उसको गिराती है मुफलिसी। देखो, मुफलिस का दर्द दिल कोई जानता नहीं, मुफलिस की बात कोई मानता नहीं, ठीक है। तो सवाल था कि मुफलिस का दुख कौन समझ सकता है? तो दर्द दिल मतलब दुख कोई जानता नहीं, तो लिखेंगे कोई नहीं समझ सकता। मुफलिस का दुख कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, इस नज़म के अकॉर्डिंग देखो, मुफलिस का दर्द दिल कोई जानता नहीं, मुफलिस की बात कोई मानता नहीं, तो मुफलिस का दुख कौन समझ सकता है जी? तो कोई नहीं समझ सकता। मुफलिस के साथ लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। ज़ात और हसब नसब कोई जानता नहीं, सूरत उसकी फिर कोई पहचानता नहीं, यहाँ तक नज़र से उसको गिराती है मुफलिसी, ठीक है। तो मुफलिस के साथ लोग क्या क्या करते हैं? उसको बेइज्जत करते हैं और अपनी नज़र से गिरा देते हैं, अपनी नज़र से गिरा देते हैं, ठीक है। बेइज्जत करते हैं, वैल्यू नहीं देते और अपनी नज़रों से वो गिरा देते हैं। तो ये है इस पैराग्राफ के सारे सवालों के जवाब, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे एक और पैराग्राफ है, इसको पढ़ेंगे। पहले इसके सवालात को देख लेते हैं। सवाल में देखो क्या है कि दीवारें चीन, जो चीन की दीवार है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दीवारें चीन की क्या चीज़ मीलों दूर तक जाती है, ठीक है। ऊंचाई, गहराई, लंबाई वगैरह है। आगे है, अब किन की टोलियां घूमती फिरती हैं, ठीक है। आगे है, सैर करने वाले क्या चीज़ हासिल करते हैं? एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। दीवारें चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं? दीवारें चीन में गोशे किस लिए बने हुए हैं? एक जुमले में लिखिए, ठीक है। तो गोशा के बारे में पूछा गया है, सैर करने वाले क्या हासिल करते हैं, और दीवारें चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो पैराग्राफ में, दीवारें चीन की लंबाई तो ऊंची नीची पहाड़ियों पर उतरती चढ़ती हुई बहुत दूर तक यानी मीलों तक जाती है। दीवारें चीन की लंबाई तो ऊंची नीची पहाड़ियों पर उतरती चढ़ती हुई बहुत दूर तक यानी मीलों दूर तक जाती है, लेकिन चौड़ाई का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस पर एक ही वक्त में कई घोड़सवारों की टोलियां दौड़ती फिरती हैं, ठीक है। इतना चौड़ा है कि एक बार में कई घोड़सवार उस पर गुजर सकते हैं। तो इस कई घोड़सवारों के जाने से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चौड़ी दीवार है वो, ठीक है। तो सवाल क्या था तुम्हारे पास? दीवारें चीन की क्या चीज़ मीलों दूर तक जाती है? तो इसकी लंबाई, ऑप्शन सी लगा लो। लंबाई क्या है? वो मीलों दूर तक जाती है। अगला सवाल था, अब किन की टोलियां घूमती फिरती हैं, ठीक है। सयाहों, मवेशियों, दुकानदारों, घोड़सवारों की टोलियां घूमती फिरती रहती हैं। ऑप्शन ए इसका रहेगा, ठीक है। फिर से देखो, दीवारें चीन की लंबाई तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों और उतरती चढ़ियों के बहुत दूर तक यानी मीलों दूर तक जाती है, लेकिन चौड़ाई का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। दीवारें चीन की लंबाई, ठीक है, ऑप्शन सी देख लो, लंबाई ये बहुत दूर तक जाती है। आगे है, एक ही वक्त में कई घोड़सवार, जो दूसरा सवाल हो गया, घोड़सवार टोलियां दौड़ती फिरती रहती हैं। अब इस पर घोड़े तो नहीं दौड़ते, लेकिन सयाहों की मुख्तलिफ टोलियां घूमती फिरती हैं, ज़रूर दिखाई देती हैं। दरअसल इस दीवार की सैर करने वाले न सिर्फ इस अजायब का दीदार करते हैं, बल्कि इस सैर सपाटे से दिल बहलाने की लज्जत भी हासिल करते हैं। दिल बहलाने की लज्जत हासिल करते हैं, ठीक है। सवाल था आपके पास, सैर करने वाले क्या हासिल करते हैं जी? तो जवाब हो जाएगा दिल बहलाने की
लज्जत हासिल करते हैं, दिल बहलाने की लज्जत हासिल करते हैं। ठीक है, क्या हासिल करते हैं जी? दिल बहलाने की लज्जत हासिल करते हैं। आगे चलो। इस लंबी चौड़ी दीवार पर चढ़ने के कई रास्ते हैं, जीनों की मदद से ऊपर तक जाने की के लिए आसानियां हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अगर आप थक जाएं तो रास्ते में ही दम लेने के लिए ऐसे गोशे भी बने हुए हैं जहां बैठकर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो गोशे किस लिए बने हुए हैं? ताकि आप रुक कर थोड़ा आराम कर सकें। ठीक है। सवाल था, दीवारें चीन की चौड़ाई का अंदाजा किस बात से लगा सकते हैं? तो एक ही वक्त में चौड़ाई का अंदाजा किस लगाएंगे? एक ही वक्त में कई कई घुड़सवार, ठीक है, कई घुड़सवार गुजर जाते हैं। ठीक है, एक ही वक्त में कई घुड़सवार है ना एक साथ गुजरते हैं, एक साथ गुजरते हैं। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीवार इतनी चौड़ी है कि एक ही टाइम में एक ही वक्त में कई घुड़सवार वहाँ से गुजरते हैं। लास्ट सवाल था, दीवारें चीन में गोशे किस लिए बने हुए हैं? तो लोगों के आराम करने के लिए। लोगों के, जब वो चलते चलते चढ़ते चढ़ते थक जाएं तो यहाँ पर आराम करते हैं, तो लोगों के आराम के लिए गोशे किस लिए बने हुए जी? लोगों के आराम करने के लिए बने हुए हैं। तो सारे सवाल हो गए आपके। चलो एक और है पैराग्राफ, ये शायरी है, इसको भी जल्दी से देख लो। सवाल आपके सामने, हिंदुस्तान को क्या कहा गया है? या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, बढ़ता रहेगा यूं ही तू देख लेना, फूले फले हमेशा ये गुलिस्तान हमारा, गौतम का गांधी का हिंदुस्तान हमारा। तो क्या फूले फले हमेशा ये गुलिस्तान हमारा? ठीक है, तो ऑप्शन भी लगा लो, गुलिस्तान। हिंदुस्तान को क्या कहा गया? गुलिस्तान कहा गया है। ठीक है, आगे देखो। इस नज़म में शायर किससे मुखातब है? तो या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, या रब यानी अपने खुदा से मुखातब है। तो इधर देख लो, यहाँ ऑप्शन बी रब से। ठीक है, मतलब अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से वो मुखातब है, कह रहे या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, बढ़ता रहेगा यूं ही तू देख लेना। अगला सवाल देखो, क्या है? उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र किया गया है? एक लफ्ज़ में लिखिए, उत्तराखंड के अलावा। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। गंग व चमन हिमालय कश्मीर उत्तराखंड है कितना खूबसूरत ये गुलिस्तान हमारा। तो गंगा जमुना दो नदियों के नाम हैं, गंगा, ठीक है, और जमुना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इलाका, क्या पूछा गया था कि इसके उत्तराखंड के अलावा किस इलाके का नाम है? तो इलाका में कश्मीर है। हिमालय तो पहाड़ का नाम हुआ ना, इलाका कश्मीर है। तो उत्तराखंड के अलावा कश्मीर का नाम इस नज़म में आया है। ठीक है, उत्तराखंड के अलावा किसका नाम आया जी? कश्मीर का नाम आया है। इसको आप लोग सेंटेंस बना के लिखेंगे पूरा। आगे है साइबा। साइबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? साइबा मतलब छत, सहारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बच्चों के सर पर रखा माँ का हो जैसे आंचल, अमनो अमा का ठंडा ये साइबा हमारा। तो बच्चों के सर पर रखा माँ का हो जैसे आंचल, अमनो अमा का ठंडा ये साइबा हमारा। साइबा की मिसाल माँ के आंचल से दिया गया है, माँ के आंचल से दिया गया है, माँ के आंचल से दिया गया है। ठीक है, साहिबान की मिसाल किस चीज़ से दी गई? माँ के आंचल से। जिस तरह से माँ का आंचल बच्चों के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए काफ़ी है, इसी तरीके से ये कह रहा है कि ये क्या बोलते हैं, अमन अमा का जो साहिबा है ये हमारा माँ के आंचल की तरह है। तो ये हो गया पूरा। चलो एक और सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। इस इक़्तिबास में किन दो मशहूर लोगों के नाम आए हैं? दो मशहूर लोग, एक है गौतम बुद्ध और दूसरे हैं गांधी जी। ठीक है, गौतम बुद्ध और गांधी जी के नाम इसमें आए हैं। चलो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तहरीरी महारत। तहरीरी महारत मतलब क्या? जो मुसन्निफ़ हैं, ठीक है, मुसन्निफ़ जो हैं उसको, उसके बारे में। ये आपको किसी दो को लिखना होता है। ठीक है, 5 नंबर का ये सवाल है, दो लिखेंगे, ये टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। कितने मिलेंगे जी? टोटल यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी मुसन्निफ़ के बारे में आपको लिखना होता है। तो चलो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। सवाल आपके पास आया है, सैयद एहतशाम के बारे में 100 अल्फाज में लिखिए। किसके बारे में जी? सैयद एहतशाम के बारे में। सैयद एहतशाम के बारे में देखो, सैयद एहतशाम हुसैन, इनकी पैदाइश 1912 में है, वफ़ात 1972 में है। प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहल, ज़िला आज़मगढ़, यूपी में हुई है। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद गए, यहीं उनका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे और वो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। तनकीदी, जायज़े, रिवायत, बगावत, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब, शऊर, अफ़कार, मसाइल, एतबार नज़र उनकी अहम किताबें हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है।
उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। इस किताब में उर्दू ज़बान अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर पर बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। ये सबक उनकी किताब उर्दू की कहानी से लिया गया है। आपकी जो किताब में सैयद एहतशाम हुसैन का सबक है वो किस किताब से है? तो उर्दू की कहानी से लिया गया है। अगला सवाल है, रज़िया सुल्तान के सबक का खुलासा लिखिए। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान के सबक का खुलासा देखो। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो बादशाह अल्तमश की बेटी थी। वो अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और होशियार थी। अल्तमश ने रज़िया सुल्तान को अपनी ज़िंदगी में ही अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। अल्तमश के इंतकाल के बाद जब उसकी वसीयत पढ़ी गई तो उसमें रज़िया को बादशाह बनाने की बात सामने आई। तुर्क अमीरों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि एक औरत उनकी हाकिम बने। जब रज़िया ने सरदारों की मुखालिफत देखी तो उसने खुद बादशाह बनने के बजाय अपने भाई रुकनुद्दीन अल्तमश को बादशाह बना दिया। मगर रुकनुद्दीन बादशाह बनते ही ऐशो आराम में डूब गया, लेकिन जल्द ही सरदार इससे नाराज़ हो गए। दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इसके बाद रज़िया सुल्तान को तख्त नशीन किया गया, उनको बादशाह बनाया गया। रज़िया ने बादशाह बनते ही निहायत बहादुरी से मुश्किलों का मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान खुद संभालती थी, सल्तनत में अमन व अमान कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। उसने तिजारत को फ़रोग़ दिया, तिजारत मतलब बिज़नेस वगैरह, व्यापार को। सड़कें तामीर कराईं, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए, मदरसे और कुतुब खाने कायम किए। रज़िया सुल्तान की हुकूमत बंगाल से सिंध तक जा पहुँची। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। उसने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में तकसीम किया। ठीक है, 40 विभाग बनाया। उसने मीर आखोर सबसे बड़ा ओहदा था। ये ओहदा हबशी गुलाम याकूत को दिया। मीर आखोर का ओहदा किसको मिला? तो हबशी गुलाम था याकूत, इसको दिया, जो कि सबसे बड़ा ओहदा था। ये बात तुर्क सरदारों को पसंद नहीं आई। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर अल्तोनिया के ज़रिए रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत करवा दी। किससे मिल करके? तो एक भटिंडा का गवर्नर है अल्तोनिया, उससे मिल करके बगावत किया। रज़िया और अल्तोनिया की फ़ौजों में जंग हुई, जिसमें रज़िया को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा और उसे कैद कर लिया गया। इधर दिल्ली में साजिशों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बैठा दिया। उधर वो बेचारी मसरूफ़ थी लड़ाई में, इधर जो सब लोग मिल करके उसके भाई को बादशाह बना दिया। मगर वो भी नाकारा और कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। इधर अल्तोनिया ने रज़िया से माफ़ी मांग ली और उससे शादी कर ली। जिसके खिलाफ लड़ने गई थी, अब उसी से उन्होंने शादी कर ली। अब रज़िया और अल्तोनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया, मगर बहरान की फ़ौजों ने उसे रास्ता में ही रोक दिया। दोनों फ़ौजों में जंग हुई, उसमें रज़िया को शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। तो बहराम जो कि भाई हैं, उन्हीं की फ़ौज ने रज़िया सुल्तान को कत्ल किया। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। कितने साल जी? सिर्फ 3.5 साल। मगर इस मुख्तसर मुद्दत में ही उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे भी और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिसको भी पढ़ना है, लेकिन वक्त हो चुका है ना ऑफलाइन क्लास का, तो मुझे जाना है क्लास। इसलिए अब अगली क्लास जो होगी उसमें यहाँ के बचे हुए जितने भी स्लाइड्स हैं उसको देखेंगे और फिर उस वाली वीडियो को भी पूरा करेंगे। ठीक है।